So we'll start with next topic, that is refraction at plane surface. तो कल हमने रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस लास्ट टॉपिक कवर किया था. नाउ वी विल वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे लाई इन द सेम प्लेन, and angle of incidence I and angle of refraction R, they are related by Snell's law, that is mu1 sin I equal to mu2 sin R. तो अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस. रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सिमिलर, थोड़ा थोड़ा चेंज है. तो वहां पे हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया था XY, यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे XY. सो वी हैव अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY. In that case we have considered oblique incidence of plane wavefront. यहाँ पे भी हम लोग oblique incident ही लेंगे plane wavefront का. So we have a plane wavefront AB. Again in this case, ये जो plane wavefront AB है, it is incident obliquely on this plane refracting surface, और it is bonded between, जैसे that was bonded between PA and QB, यहाँ पे भी it is bonded between PA and QB. So you have something like this, ऐसा है, same thing is there. Good. So if you remember, क्योंकि oblique incidence है, तो A point reaches the surface first at A dash. जब A dash पे आया तब B कहाँ था? B dash पे. सिर्फ यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है. ऊपर मीडियम नंबर 1 है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज mu1, स्पीड ऑफ लाइट इज v1. नीचे मीडियम नंबर 2 है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज mu2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज v2. राइट. तो एज सून एज A reaches A dash, it starts emitting secondary wavelets. तो वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी वही है. तो A dash will behave as if it is a secondary source of light and it will start emitting secondary wavelets. Now that clear? In time t, the waves from secondary source A dash will cover a hemisphere. पिछले केस में स्पीयर सिर्फ ऊपर दिखाना था, यहाँ पे स्पीयर सिर्फ नीचे दिखाना है. मैं पूरा ही ड्रॉ कर रहा हूं. तो इन टाइम t ये जो हेमिस्फीयर बना, इस हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा? v2t. Idea is extremely simple. In time t, the waves from A dash, they will travel a distance of v2t and hence they will cover a hemisphere with radius v2t. हम एंगल्स कभी भी मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो यहाँ पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल हियर. तो ये आ जाएगा नॉर्मल. और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो ये कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I. ये I है, ये 90 माइनस I है, तो ये कितना आ गया? I. तो ये सेम लॉजिक है, यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा I. जितने टाइम में A डैश के वेव ने एक हेमिस्फीयर बना लिया, उतने ही टाइम में B डैश आ गया C पे. तो B डैश C विल बी v1t, क्योंकि डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. ऊपर स्पीड था v1, नीचे स्पीड था v2. पिछले केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि पिछले केस में इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में था, तो CT लिखा था हमने. तो हमने लिखा था A डैश D इक्वल टू B डैश C इक्वल टू CT. बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो यहाँ पे बेंडिंग हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये वेव फ्रंट बेंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल. तो ये आ गया बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल. और आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो सिमिलरली जैसे हमने पिछला केस देखा था, दो ट्राइंगल बनाए थे, यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बनेंगे. जैसे पिछले केस में आपने जो हेमिस्फीयर था उसका रेडियस था A डैश D, तो यहाँ पे भी रेडियस है A डैश D. फिर पिछले केस में आपने C से D पे क्या ड्रॉ किया था? टैंजेंट. यहाँ पे भी वही करोगे, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है. यू विल ड्रॉ टैंजेंट. हाँ, तो टैंजेंट दिख नहीं रहा है क्योंकि स्फीयर का साइज थोड़ा सा हो गया बड़ा, तो इसको करना पड़ेगा मुझे छोटा. राइट. तो दिस इज व्हाट यू विल डू. तो मोर और लेस इसको बोल देता हूं मैं D पॉइंट.
यहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे टेंजेंट, लुक्स मोर और लेस लाइक अ टेंजेंट नाउ। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? ये एंगल आर है तो ये कितना है 90 माइनस आर, और ये कितना है 90, तो ये कितना है आर। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक सेम है, सिर्फ वहां पे दोनों ट्राइंगल ऊपर थे, यहाँ पे एक ऊपर है एक नीचे है। हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है विच इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। A reaches A dash first. As soon as A reaches A dash, it starts emitting secondary wave. उस केस में सेम मीडियम है, इस केस में मीडियम नंबर 2 में। In time t, the waves from A dash will make a hemisphere with radius v2t, और ये रेडियस क्या है A dash d है, तो A dash d कितना आ गया v2t। In the same time t, B dash reaches C, तो B dash C is v1t। That is the only difference। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपने दिखा दिया। अब हमको स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, मतलब μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। तो sin i sin r, sin i और sin r, तो देखो यहाँ से sin i क्या आता है, व्हाट इज sin i, व्हाट इज sin i, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है, b डैश c है, तो b डैश c अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है ए डैश सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो सामने 90 डिग्री का अपोजिट कौन होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। सिमिलरली व्हाट इज साइन आर फ्रॉम ट्राइंगल, अपोजिट साइड ए डैश बी अपॉन ए डैश सी, इन दोनों कर दो तुम डिवाइड, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू बी डैश सी अपॉन ए डैश सी अपॉन ए डैश डी अपॉन ए डैश सी कैंसल। तो उसके बाद आपको मिल जाएगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू बी डैश सी अपॉन ए डैश डी, बी डैश सी अपॉन ए डैश डी। लेकिन ये बी डैश सी क्या था, v1t, v1t था ना, और ये क्या था v2t, तो आपको साइन आई बाय साइन आर मिल गया v1 बाय v2, इक्वेशन नंबर 1। बट इफ यू रिमेंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c बाय v, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो v1 by v2 will be mu2 by mu1, equation number 2। Therefore from equation number 1 and 2 you will have sin I by sin r equal to v1 by v2 is mu2 by mu1। तो ये आ गया आपके पास स्नेल्स लॉ, mu1 sin I equal to mu2 sin r, hence proved। गुड। इसके बाद है पोलराइजेशन का टॉपिक। अब पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, फिर हम देखते हैं कि पोलराइजेशन में क्या क्या हमको और डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पोलराइजेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट। हमको अभी ऑलरेडी पता है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर मैं सिंगल वेव की बात करूं तो सिंगल वेव में हमारे पास हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वाइब्रेटिंग इन दिस प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड और वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स ये सिंगल वेव की बात है, राइट। लेकिन जब एक सोर्स लाइट इमिट करता है तो उसमें से सिंगल वेव तो डेफिनेटली नहीं आता है, वहां से बहुत सारे वेव्स आएंगे। तो हो सकता है किसी दूसरे वेव का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अलग है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। एक केस में अप एंड डाउन है, एक केस में साइड वेव है, कोई तीसरा वेव आएगा तो उसका और भी अलग है, राइट। और जब हम पोलराइजेशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ही कंसिडर करते हैं। व्हाई? आपकी मर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से एक, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंपोनेंट दिख जाएंगे। तो व्हाइल टॉकिंग अबाउट पोलराइजेशन वी ओनली कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस। तो एनी सोर्स ऑफ लाइट, हमारे पास अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है तो दैट सोर्स ऑफ लाइट नॉर्मली emits waves which have different planes of vibration। एक वेव का एक प्लेन में वाइब्रेशन है, दूसरे का दूसरे में है, तीसरे का तीसरे में है। तो यहाँ पे इन जनरल यू हैव वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इसको आप बोलते हो अनपोलराइज्ड लाइट। और लाइट
which has vibrations in all possible planes is known as unpolarized light. Now if somehow by some method, दो methods है, एक है by refraction, एक है selective absorption और एक है reflection. तो बाय सम मेथड अगर हम ऐसा कर पाए कि बाकी सारों को हमने कर दिया ब्लॉक, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेशंस को कर दिया अलाउ, इसको बोलते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल. लाइट विच हैज वाइब्रेशंस ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन इज नोन एज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. अब ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन ज्यादा है, बाकी में कम है. हो सकता है एक प्लेन में 1000 वाइब्रेशन है और बाकी के प्लेन्स में 50-50 है, हो सकता है. तो इसको आप बोलते हो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. क्या बोलते हो इसको? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. तो इसके लिए मैंने यहाँ क्या दिखाया, एक प्लेन में वाइब्रेशन ज्यादा दिखा है, बाकी में कम दिखा है. क्लियर? तो फेनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द vibrations of electric field into a particular plane is known as polarization. So UPL मतलब unpolarized light, मतलब the vibrations are in all possible plane. PPL मतलब plane polarized light, the vibrations are only in one single plane. And partially polarized मतलब the vibrations are more dominant in a particular plane compared to other planes. So बाकी planes में vibrations तो है लेकिन कम है. That is the idea. यहाँ तक clear? पक्का clear? Yes, no, yes. तो अब इसके आगे the idea here is हमको लाइट को पोलराइज करना है, तो देयर आर टू टेक्निक्स. एक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, एक है पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, और रिफ्रैक्शन भी है, लेकिन रिफ्रैक्शन वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आएगा. फिलहाल आपको सिर्फ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन है. तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये इसमें जो आप एक लॉ पढ़ते हो उसको बोलते हो ब्रीस्टर्स लॉ. क्या बोलते हो उसको? ब्रीस्टर्स लॉ. सिंपल लॉ है. तो ब्रीस्टर्स लॉ, अगला टॉपिक है ब्रीस्टर्स लॉ. द आइडिया इज वेरी सिंपल. यहाँ पे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं है ऐसा नहीं है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है. सिर्फ आइडिया ये है, सपोज हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है. इमेजिन यू हैव अनपोलराइज्ड लाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस एज ग्लास, और आपको ये भी पता है व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी वेरी क्लियर. और यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पार्शियल रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी है. दैट शुड आल्सो बी वेरी क्लियर. ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. इसको मैं बाद में नाम चेंज करूंगा. राइट? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. गुड. अब इमेजिन ये जो इंसिडेंट लाइट है ये है अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट मतलब देयर आर वाइब्रेशन इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स. तो यहाँ पे वाइब्रेशंस है. मैं सिर्फ दो पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन दिखाऊंगा. आई विल नॉट शो वाइब्रेशन इन ऑल द डायरेक्शंस, आई विल शो ओनली टू. तो एक डॉट मतलब गोइंग इनसाइड, एक वाइब्रेशन दे आर गोइंग इनसाइड एंड आउटसाइड, और एक है साइडवाइज. राइट? अब जब ये इंसिडेंट एंगल आप एडजस्ट करते हो, तो आप अलग अलग एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करके देखते हो. आपको ना रिफ्लेक्टेड ना रिफ्रैक्टेड, दोनों के दोनों ही आपको पोलराइज्ड लाइट मिल नहीं रहा. तो आप क्या करोगे? आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते रहते हो. फाइनली यू हैव अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड. इस एंगल को बोलते हो एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ब्रूस्टर्स एंगल. राइट? तो इसमें हो क्या रहा है? इस केस में होता ऐसा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है इसमें सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन चले गए. फॉर एग्जांपल डॉट्स दे गो हियर, फॉर एग्जांपल ना. तो यू कैन से इन दिस केस द वाइब्रेशन व्हिच वर इनसाइड एंड आउटसाइड दे आर इन द रिफ्लेक्टेड बीम. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने यूपीएल दिखाने के लिए दो डायरेक्शन लिए, एक साइडवाइज एक इनसाइड आउटसाइड. मान लो 100 थे, 100 थे. राइट? करेक्ट. तो जो साइडवाइज वाइब्रेशन है वो तो 100 के 100 कहाँ जाएंगे? वो 100 के 100 कहाँ जाएंगे? रिफ्रैक्टेड बीम में. कहाँ जाएंगे? रिफ्रैक्टेड. तो दे आर नॉट गोइंग टू गो इन रिफ्लेक्टेड बीम, दे विल ओनली गो इन रिफ्रैक्टेड. ये तो 100 के 100 यहाँ चलेगी. राइट? लेकिन रिफ्लेक्टेड बीम में ये जो इनसाइड आउटसाइड थे, इमेजिन 100 में से 50 गए, तो बाकी 50 कहाँ जाएंगे फिर?
तो इमेजिन नहीं कर रहे हो, इमेजिन करना पड़ेगा। हमारे पास यूपीएल था, अनपोलराइज लाइट, मतलब वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मैंने दो ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन लिए, एक है इनसाइड आउटसाइड, एक है साइड वाइज। एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड बीम क्या बन गया, पीपीएल, राइट, प्लेन पोलराइज लाइट, करेक्ट। इसका मतलब ये, अगर आप ऐसा इमेजिन करते हो कि जो इनसाइड आउटसाइड थे सारे के सारे यहाँ चले गए, तो साइड वाइज कहाँ जाएंगे, फिर तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों ही पोलराइज होना चाहिए कि नहीं। हमने क्या बोला, कौन सा बीम पोलराइज्ड है, रिफ्लेक्टेड, मतलब रिफ्रैक्टेड नहीं है। मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टेड बीम में सारे एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन आए, लेकिन रिफ्रैक्टेड में कुछ कुछ डायरेक्शन, कुछ कुछ वाइब्रेशन दूसरे के भी आ गए। तो मैंने एग्जांपल के लिए क्या बोला कि ये जो ग्रीन डॉट्स है 100 है, जो रेड लाइन्स है वो 100 है। रेड लाइन 100 कहाँ गए, रिफ्रैक्टेड में, और ग्रीन डॉट्स 50 गए रिफ्लेक्टेड में, बाकी 50 कहाँ पे है, रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्टेड बीम इन तीनों में से कौन सा है, पार्शियली पोलराइज, और रिफ्लेक्टेड कौन है, प्लेन पोलराइज। तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड बीम ही कंप्लीटली पोलराइज हुआ, और रिफ्रैक्टेड हुआ पार्शियली पोलराइज, रिफ्रैक्टेड हुआ पार्शियली पोलराइज। और ये एग्जैक्टली होता कब है, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम दे आर एग्जैक्टली एट 90 डिग्री टू ईच अदर। So this happens only when you have these two as perpendicular to each other, right? और आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिर्फ नोटेशन, आपके नोट्स में आईपी को बोला है थीटा बी, ब्रूस्टर्स एंगल, और आर को बोला है थीटा आर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सारा थ्योरी एज इट इज ही है। इफ यू सी, आईपी प्लस 90 प्लस आर इज 180, आईपी प्लस 90 प्लस आर इज 180। तो आईपी प्लस 90 प्लस आर इज 180, तो आईपी प्लस आर इज 90। इसका मतलब थीटा बी प्लस थीटा आर इज 90। तो आपके नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा क्लियर, पक्का। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप दोनों ही लॉ यूज करते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो म्यू 1 साइन आई पी, उसको क्या बोल रहे हो, थीटा बी, इक्वल टू म्यू 2 साइन ऑफ आर, इसको क्या बोल रहे हो, थीटा आर। म्यू 1 तो एयर था, तो म्यू 1 इज 1, म्यू 1 इज 1। तो साइन थीटा बी अपॉन अपॉन साइन थीटा आर इक्वल टू म्यू 2, म्यू 2 को मैं बोल दूंगा म्यू, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। देन what is mu r, what is mu r, 90 minus theta b। तो sin theta b अपॉन sin of theta r which is 90 minus theta b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू। तो ये आ जाएगा cos of theta, तो cos theta b इक्वल टू म्यू, दिस इज tan theta b इक्वल टू म्यू। तो देयरफॉर म्यू इक्वल टू, सॉरी tan इनवर्स आ जाएगा ना, थीटा b इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। बट ठीक है, इतना भी ठीक ही है, इतना भी लिखोगे तो दैट इज ओके। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स of the material from which reflected beam is plane polarized is tan of angle of polarization, जिसको आप ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं, इसको tan आईपी भी लिखते हैं बेसिकली। क्लियर यहाँ तक, क्लियर क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है लॉ ऑफ मालूस। देन यू हैव नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मालूस। ये भी सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। तो आइडिया हियर इज दिस कि हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट था, तो यू हैव अनपोलराइज्ड लाइट यूपीएल। इमेजिन इस यूपीएल का इंटेंसिटी है आई नॉट। फिर हम लोग यहाँ पे एक क्रिस्टल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, या फिर इसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम है पोलराइजर। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजर। पोलराइजर इज अ मटेरियल विच हैज टू डिफरेंट एक्सिस, एक होता है इलेक्ट्रिक एक्सिस, एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस। तो जब अनपोलराइज लाइट, कौन सा लाइट, अनपोलराइज लाइट इस पोलराइजर में से पास होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लेन पोलराइज। तो इसमें से एक ही कंपोनेंट पास होगा, कौन सा कंपोनेंट पास होगा, जो इलेक्ट्रिक एक्सिस को, जिसको आप एक्सिस ऑफ पोलराइजर भी बोलते हो, उसको पैरेलल है, वो पास हो गया, बाकी सब ब्लॉक हो गए, राइट। मैंने इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक हैंड आउट दिया है, आई हैव गिवन यू एक्स्ट्रा नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
ओके राइट। तो इन दैट केस यहाँ पे एक ही वाइब्रेशन पास हुआ, बाकी सब हो गए एब्जॉर्ब या फिर ब्लॉक। इसको बोलते हो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हो? तो यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी आएगा I1 दैट विल बी हाफ ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी। अब एक प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज कि मैं इस पोलराइजर को कैसा भी रख दूं, डजंट मैटर इफ आई रोटेट इट लाइक दिस, या फिर ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, कैसा भी रख दे अगर, तो कम से कम एक कंपोनेंट तो पास होना ही है। मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो तुमको समझ में कैसे आएगा लाइट पोलराइज हुआ कि नहीं? समझ में आएगा ही नहीं। समझ में कब आता है? पोलराइजेशन में देखो बात यह है कि अनपोलराइज लाइट में ज्यादा वाइब्रेशन से, मतलब ज्यादा लाइट आ रहा है, मतलब ब्राइटनेस ज्यादा है। फिर पोलराइज होने के बाद ब्राइटनेस हो गया कम। तो ब्राइटनेस जब कम होने लगेगा तब तुमको समझेगा कि पोलराइज हो गया। लेकिन तुम यहाँ पे तो पोलराइज को कैसे भी घुमा रहे हो, तो इंटेंसिटी क्या है? सेम है। तो तुमको समझेगा कैसे? समझ में नहीं आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम एक ऐसा क्रिस्टल रख देंगे और आगे। अब जब हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो व्हाट इज सीन दैट ये जो सेकंड सेकंड जो क्रिस्टल है इसको आप लोग बोलते हो एनालाइजर। क्या बोलते हो? एनालाइजर। तो जब आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हो तो इंटेंसिटी चेंज होने लगता है। तो इंटेंसिटी कहाँ पे मेजर कर रहे हो? emerging from the analyzer। मतलब लॉ ऑफ मालूस इज एप्लीकेबल टू द इंटेंसिटी coming out from the analyzer। So it is seen that the intensity coming out from the analyzer is directly proportional to square of cosine of angle between the axis of analyzer and axis of polarizer। तो एक्सिस ऑफ एनालाइजर में और एक्सिस ऑफ पोलराइजर में जो एंगल होगा थीटा, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ थीटा। दिस इज लॉ ऑफ मालूस। सिंपल। लॉ ऑफ मालूस क्या है? आई is proportional to cos square theta, where I is the intensity coming out from analyzer and theta is the angle between the axis of एनालाइजर एंड पोलराइजर। अभी कहीं कहीं पे एक्सिस ये वर्ड यूज ही नहीं किया, प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर एक ही बात है। प्लेन ऑफ एनालाइजर और प्लेन ऑफ पोलराइजर मतलब एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड एक्सिस ऑफ पोलराइजर। तो इंटेंसिटी एमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर, या तो एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एक्सिस ऑफ एनालाइजर। क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर। अब ये हुआ क्यों? ये हुआ क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करता है? तो इसके लिए एक अल्टरनेट तरीका भी है समझने का, और वो ऐसा है, सपोज सपोज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। सपोज ये है एक्सिस ऑफ पोलराइजर, इमेजिन दिस इज एक्सिस ऑफ एनालाइजर, इमेजिन दिस इज एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो मैं आई विल ट्राई टू कीप एट पार विद जो नोट्स मैंने आपको दिए वही नोटेशन यूज करूंगा। है कि किसके बाद एक्स्ट्रा हैंड आउट जो दिया था मैंने है? दिखा दो एक मिनट, सिर्फ मैं नोटेशन चेक करना है मेरे को। आई कीप द सेम थिंग। ए था शायद, यस ए आई यूज। ओके गुड। तो ये है एक्सिस ऑफ पोलराइजर, जिसको आप प्लेन ऑफ पोलराइजर बोल रहे हो वहां पे। दिस इज एक्सिस ऑफ पोलराइजर and this is axis of analyzer, this is axis of analyzer। और दोनों में एंगल कितना है? कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। बोलना मत, थीटा। गुड राइट? पक्का पक्का? श्योर श्योर। अब देखो ऐसा है, ये पोलराइजर का एक्सिस है, यहाँ से लाइट पास हुआ, एक कंपोनेंट तो पास हो ही गया। एक कंपोनेंट जो पास हुआ उसको क्या बोला है हमने? I1 इंटेंसिटी है। उसका एम्पलीट्यूड भी कुछ रहा होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड मैं मान लेता हूँ A0 है। कितना है? A0 है। तो जो लाइट जो वाइब्रेशन पास हो गया उसका उसका इंटेंसिटी कितना है? अरे I1 है, एम्पलीट्यूड कितना है? A0 है। कितना है? A0। तुमको इसको समझना ना, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ा लो। और एक छोटा विंडो है, बराबर, एक छोटा सा विंडो है, तो आई हैव अ वेरी स्मॉल विंडो और मेरे पास वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है।
पैरेलल टू विंडो, परपेंडिकुलर विंडो, साइडवाइज। जब वो सारे वाइब्रेशन इस विंडो पे इंसिडेंट हुए तो कौन पास हुआ? पैरेलल। सही है, पूरा का पूरा पास हो गया। पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड पास हो गया। तो कितना एम्पलीट्यूड पास हो गया पोलराइजर में से? पूरा का पूरा, मतलब कितना? ए नॉट। अब अगर वो विंडो और अगला एक विंडो, ये पहला विंडो पोलराइजर, अगला विंडो एनालाइजर, अगर दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो यही एम्पलीट्यूड दूसरे में से भी पास होगा। लेकिन नहीं है तो पूरा तो नहीं पास होगा, एक कंपोनेंट पास होगा। एक कंपोनेंट, जो कंपोनेंट सेकंड विंडो को मतलब एनालाइजर को पैरेलल है वही पास होगा, राइट। तो क्या करोगे? कंपोनेंट करोगे। किसका कंपोनेंट करोगे? किसका? एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक जाएगा यहाँ पे कॉस कंपोनेंट, एक आएगा यहाँ पे साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट तो बिल्कुल पास होने वाला है नहीं, क्योंकि साइन कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर है। किसको? एक्सिस ऑफ एनालाइजर को। तो पास कौन हुआ? कॉस। तो A0 कॉस थीटा पास हो गया। तो व्हाट इज द फाइनल एम्पलीट्यूड? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कमिंग आउट इज A0 कॉस थीटा। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी? प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू A0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर? तो वही तो तुम बोल रहे हो, इंटेंसिटी कमिंग आउट फ्रॉम एनालाइजर इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। इट इज बिकॉज क्योंकि एम्पलीट्यूड का cos कंपोनेंट पास हुआ है, दैट इज व्हाई cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो पूरा एम्पलीट्यूड पास होता है क्या? नहीं। कौन पास होता है? cos कंपोनेंट, क्योंकि cos कंपोनेंट आता है पैरेलल। किसको पैरेलल? एक्सिस ऑफ एनालाइजर को। दैट इज द आइडिया हियर, डन। इसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंटरफेरेंस का थ्योरी स्टार्ट होगा। इंटरफेरेंस, अभी इंटरफेरेंस का बहुत सारा पार्ट हम सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर में कवर कर ही लेते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है फिर? वहां पे सुपर पोजिशन ऑफ जनरल वेव्स, जनरल थ्योरी है वो, उसमें मोस्टली मैकेनिकल वेव्स की बात करते हो। लाइट इज नॉट मैकेनिकल, लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस जब तुम बोलते हो तो यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट electromagnetic waves, मतलब you're specifically concentrating on non-mechanical transverse wave। है क्लियर? तब होगा क्या? सपोज हमारे पास एक स्क्रीन है, let us take a screen, let us take a single point source। तो I have a single point source। तो जब हमारे पास एक सिंगल पॉइंट सोर्स है, राइट, और एक स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब यू विल सी the light is same everywhere, the amount of energy at all the points of the screen is same। so when you have a single source of light, the energy distribution is same everywhere on the screen, of course, at all the points of the screen। but the moment you have two sources of light, so in this case the distribution of energy on the screen becomes non-uniform। so there will be some points where you will have more energy, मतलब more intensity। there will be some point जहां पे इंटेंसिटी जीरो है, फिर वापस से ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर ऐसे कुछ पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम है। तो ऐसा अल्टरनेट होता जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो इंटरफेरेंस। क्या बोलते हो? इंटरफेरेंस। डिफाइन कैसे करते हो पता है? द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब सिंगल सोर्स था तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। so we know that when we have a single source of light, the energy distribution in the surrounding medium में screen भी है, तो energy distribution in the surrounding medium is uniform। but when we have two sources of light kept very close to each other, then there is redistribution of energy in the surrounding medium। so there are some points of the medium where you will have more energy, and there will be some points of the medium where there will be no energy। so where you have more energy is called as constructive interference, bright bands। और जहां पे नो एनर्जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क बैंड। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो पहले तो बेसिक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहां तक हो गया? गुड, पक्का पक्का। अब एक बार ये समझ में आ गया तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। वो हमने ऑलरेडी सुपर पोजिशन ऑफ वेव में करके रखा है, तो हमारा काम वहां पे यहाँ पे हो जाएगा कम। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब तुम बात करोगे
So when you talk about constructive interference, you can write down constructive interference in two different terms. You can talk in terms of path difference or you can write in terms of phase difference. बराबर. तो ये जो दो सोर्सेज ऑफ लाइट थे S1 एंड S2, जब S1 और S2 से लाइट स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे पहुंचेगा तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा. जो सेंटर पे आएगा तो पाथ डिफरेंस इज 0, क्योंकि लाइट फ्रॉम S1 एंड S2 ट्रेवल एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस टू रीच सेंटर ऑफ द स्क्रीन, हेंस देयर इज नो पाथ डिफरेंस. और जीरो पाथ डिफरेंस मतलब कंडीशन क्या था? क्रेस्ट ऑफ वन इज ओवरलैपिंग विद क्रेस्ट ऑफ अनदर. भूल गए? अभी 2 दिन पहले बताया कंस्ट्रक्टिव का एक ही कंडीशन है, क्रेस्ट ऑफ वन शुड ओवरलैप विद क्रेस्ट ऑफ अनदर. डिस्ट्रक्टिव का एक ही कंडीशन है, क्रेस्ट ऑफ वन शुड ओवरलैप विद ट्रफ ऑफ अनदर. क्रेस्ट क्रेस्ट का ओवरलैपिंग होता है 0 पे, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, 4 लैम्डा पे, इन जनरल एन लैम्डा पे. तो ये कंडीशन तो हमने ऑलरेडी देख के रखा है, वी ऑलरेडी नो दिस. और इसी को जब तुम फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हो तो 2n पाई, कितना? 2n पाई. सिमिलरली जहां पे डार्क पॉइंट्स है, डार्क पॉइंट्स मतलब डार्क बैंड मतलब डिस्ट्रक्टिव, तो जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो व्हेन यू हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे यू शुड रिमेंबर दैट द कंडीशन वाज 2n+1 लैम्डा बाई 2. बराबर. इसी को मैंने लिखा था 2m-1 लैम्डा बाई 2. ओनली डिफरेंस इज n स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड n स्टार्ट फ्रॉम 1. ये मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूं, आपके बुक में n ही दिखेगा आपको. इट इज जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस बिकॉज व्हेन आई सी m आई एम वेरी श्योर कि आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो गड़बड़ कम होती है कैलकुलेशन में. सिमिलरली फेज डिफरेंस वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई था. ये पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2n+1 पाई, या फिर लिख सकते हो 2m-1 पाई. तो ये कंडीशन तो तुमको पहले से पता है, और आपको ये भी पता है कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज ऑलवेज ब्राइट. 0 नहीं, O पॉइंट इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज ऑलवेज ब्राइट. तो ये छोड़ के मुझे किसी और पॉइंट की बात करनी है, सम अदर पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, और हमको ये चेक करना है कि ये जो P पॉइंट है ये ब्राइट होगा कि डार्क होगा. और व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच इट विल बी ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव, एंड व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच इट विल बी डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव. तो हम अभी तक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे गए नहीं, हम जनरल इंटरफेरेंस थ्योरी की बात कर रहे थे. कंफ्यूजन रहता है ना, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन YDSC इन शॉर्ट. YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उधर ये लिख के आते हैं. तो स्लिट कहाँ लिया मैंने? लिया क्या स्लिट? कहाँ पे स्लिट? नहीं है. यहाँ पे 2 सोर्सेस है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाद में आएगा, ये जनरल थ्योरी है, राइट. तो अब अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास सोर्स S1 है जिसमें से वेव आया, ये सोर्स S2 है जिसमें से वेव आया. मान लो ये y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, a1 साइन ओमेगा टी है, और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है. अगर तुम प्लस फाइव नहीं लिखोगे तो तुम बता रहे हो कि फेज डिफरेंस है ही नहीं. तो फेज डिफरेंस नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, तो पूरा स्क्रीन ही ब्राइट बन जाएगा फिर, राइट. क्लियर. तो ये यूनिट रिमेंबर, या तो इधर φ1 लिखोगे तो इधर φ2 लिखो, या तो दोनों में ऐसे एक में फाइव लिखो. आप तुम वहां पे भी फाइव लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दोनों वेव्स में देयर इज सम फेज डिफरेंस अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. रिजल्टेंट इज y1 plus y2. दिस इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t plus a2 sin ओमेगा t plus फाइव. ये पूरा हमने पहले ही करके रखा है. साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव. फिर साइन साइन निकाल दिया था कॉमन, बचा था a1 प्लस a2 कॉस फाइव, इसको बोल दिया था r कॉस डेल्टा. दूसरे टर्म में बचा था आपके पास r कॉस ओमेगा टी, सॉरी a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, उसमें से आपने a2 साइन फाइव को हुआ था r साइन डेल्टा. ये सब हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम है. ये सब सॉल्व करने के बाद आता है r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, where r is resultant amplitude that is given by under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos. डेल्टा हमारे काम का नहीं है फिलहाल,
राइट, यही इक्वेशन आएगा, 100% यही आएगा। फिर आप बात करते हो कि ये तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, हम यहाँ पे लाइट की बात करें, लाइट दिखता है, दिखता है मतलब तुम ब्राइटनेस मेजर करते हो, तो तुम क्या मेजर करते हो, इंटेंसिटी। तो यहाँ पे तुम इक्वेशन लिखते हो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। यहाँ तक क्लियर? फिर आप बोलते हो कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा 2n पाई, मतलब cos ऑफ 2n पाई आएगा 1। और क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पे इंटेंसिटी होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, तो 1 हो गया। तो व्हाट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2? a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। फिर सिमिलरली आप बोलते हो कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होता तो पाई आता आपके पास 2n+1 पाई या फिर 2m-1 पाई, विच एवर नोटेशन यू वांट टू यूज, वो आ जाता है आपके पास -1, क्योंकि cos पाई -1 cos 3 पाई -1 cos 5 पाई -1 cos 7 पाई -1, उसको जीरो मत बोल देना, जीरो पाई/2 पे होता है, ये पाई है, राइट, तो ये -1 ही आएगा हमेशा। तो क्योंकि यह डिस्ट्रक्टिव हो तो इंटेंसिटी मिनिमम रूट, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, मतलब प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस a2 स्क्वायर। फिर आप बोलते हो कि चलो बता दो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो आप बोलते हो यहाँ पे a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? फिर आप बोलते हो कि चलो हमको बताओ इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो, ये तो हमने पहले भी करके रखा है, r+1 अपॉन r-1 स्क्वायर। देन यू से दैट कि बताओ इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज, तो Imax बाय I mean इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। एक कंफ्यूजन प्रिवेलेंट है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तुम Imax I mean इंटरफेरेंस होने के बाद की बात कर रहे हो स्क्रीन पे, Imax I mean कहाँ पे है, स्क्रीन पे। I1 I2 क्या है, सोर्स का इंटेंसिटी है, जो लाइट यहाँ से इमिट हुआ था उसका इंटेंसिटी है, और Imax I mean इंटरफेरेंस के बाद, मतलब दो वेव्स सुपर इम्पोज होने के बाद का इंटेंसिटी है। यहाँ तक क्लियर? सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हमने कुछ देखा है, ये तो सुपरपोजिशन में भी किया था तुमने, वो था IR इज इक्वल टू, क्या बोला आपने, a1 स्क्वायर, लेकिन a1 स्क्वायर इज I1 प्लस a2 स्क्वायर इज I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2, क्योंकि a1 इज रूट I1 a2 इज रूट I2 cos ऑफ। फिर आप इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल देते हो, आप बोलते हो कि चलो इमेजिन कर लो कि दोनों सोर्सेस का एम्पलीट्यूड था सेम, एम्पलीट्यूड सेम था तो इंटेंसिटी भी था सेम, मतलब I1 और I2 क्या है, सेम है, इसको बोल देंगे I। तो ये बन जाएगा IR इक्वल टू I प्लस I, 2I, I स्क्वायर का रूट इज I, तो 2I cos ऑफ पाई। फिर यहां से आप निकाल लोगे 2I को कॉमन, 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई होता है 2 कॉस स्क्वायर 5/2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 2I 2 cos स्क्वायर 5/2, 2 to 4, तो IR इक्वल टू 4I cos स्क्वायर 5/2, ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन। और अगर कंस्ट्रक्टिव होना होगा तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई, तो 5/2 इक्वल टू 2n पाई/2, मतलब कितना, n पाई। तो cos ऑफ 5/2 उसका स्क्वायर है, क्योंकि cos स्क्वायर है, मतलब cos स्क्वायर ऑफ n पाई, n के लिए 0 डालोगे तो 0, cos 0 इज 1, 1 डालोगे तो पाई, cos पाई -1, लेकिन उसका स्क्वायर है +1, 2 डालोगे तो 2 पाई, cos 2 पाई 1, उसका स्क्वायर 1, 3 डालोगे तो 3 पाई, cos 3 पाई -1 का स्क्वायर +1। यहाँ तक क्लियर? क्लियर क्लियर? तो एवरी टाइम दिस इज +1, दिस इज एवरी टाइम +1, देयरफॉर द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है, तो इट विल बी जस्ट 4I, बिकॉज एवरी टाइम cos स्क्वायर 5/2 is turning out to be 1. Similarly for destructive interference,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू थी 2n+1 पाई, तो 5/2 ये आ जाएगा 2n+1 पाई/2। एन की वैल्यू 0, तो पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2 सब पे हो गया 0। तो इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी होता है कि पहले वेव के एम्पलीट्यूड ने दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड को एग्जैक्टली कर दिया कैंसल आउट। एक का क्रेस्ट ओवरलैप हो गया था दूसरे के ट्रफ के साथ, और दोनों का एम्पलीट्यूड था सेम। एक का एम्पलीट्यूड था ऊपर, दूसरे का था नीचे, और ये हो गया कैंसलेशन। यहां तक क्लियर? इसके बाद आप बात करते हो कंडीशंस ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, और मैं यहाँ पे सिर्फ कंडीशंस को हाईलाइट करूंगा, मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाला कंडीशंस ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। मतलब सिर्फ हम लोग पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, लेकिन कोहेरेंस मतलब क्या वो अभी आपको पता होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या वो भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब क्या ये भी पता होना चाहिए। मतलब जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया ये विथ टाइम ऐसा दिखेगा, मतलब जहां पे ब्राइट बैंड है वहीं पे ब्राइट बैंड रहेगा, जहां पे डार्क बैंड है वहां पे डार्क बैंड ही रहेगा। ब्राइट बैंड का जितना इंटेंसिटी उतना हमेशा वही रहने वाला है, इसको बोलते हो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे ये पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा विद टाइम, सच अ पैटर्न इज कॉल्ड एज स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का पहला कंडीशन है दैट द टू सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब होता है दैट the two sources must emit same frequency and they should have constant phase difference। या तो दोनों सोर्सेज में फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, मतलब दोनों सोर्सेज एक साथ अपना क्रेस्ट इमिट कर रहे हैं या एक साथ अपना ट्रफ इमिट कर रहे हैं, या अगर पहला क्रेस्ट इमिट कर रहा है दूसरा ट्रफ इमिट कर रहा है तो थ्रू आउट ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले क्रेस्ट और ट्रफ, फिर थोड़े टाइम के बाद पहले ने क्रेस्ट इमिट किया दूसरे ने भी क्रेस्ट इमिट कर दिया। तो phase difference should remain constant, then two sources are said to be coherent। Number 2, the two sources should also be monochromatic। monochromatic मतलब सेम वेवलेंथ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एक पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा है और अगर दूसरा वेवलेंथ भी रहा तो दूसरा वेवलेंथ उसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव बना देगा, तो इसका मतलब पैटर्न हो जाएगा मिक्स। एक वेवलेंथ रेड कलर बना रहा है कंस्ट्रक्टिव, ब्लू बना रहा है डिस्ट्रक्टिव, तो ये पैटर्न शार्प नहीं दिखेगा, ये दिखेगा डिफ्यूज पैटर्न। मे भी यूनिफॉर्म दिखेगा, मे भी आपको दिखेगा हर जगह पे सेम लाइट है, सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज होने चाहिए। देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज मस्ट बी वेरी स्मॉल, राइट? तो स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन S1 and S2। Then the distance between the screen and the sources must be large। So distance between sources and the screen must be as large as possible, must be as large as possible। Then the two sources must emit light of same amplitude and same intensity। So amplitude and intensity must be same, sharp pattern दिखने के लिए। Then they should be in same state of polarization। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होने का मतलब ये है, अगर एक सोर्स का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन XY है तो दूसरे का भी XY ही होना चाहिए, नहीं तो दूसरे का YZ हो गया तो गए, पैटर्न विल अगेन बी डिफ्यूज्ड। देन दे शुड ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, so they must, the light coming from two sources must travel in same direction। एक हाथ पॉइंट और होगा, आई डू नॉट रिमेम्बर ना, होगा एक हाथ पॉइंट होगा, बट ये 6-7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इसके बाद है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओरिजिनल यंग्स एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट यूज नहीं किए थे। ओरिजिनल
एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी नहीं था, क्योंकि तब उसने सनलाइट यूज किया। तब उसने कार्डबोर्ड लिया, सनलाइट को कार्डबोर्ड पे फॉल होने दिया, एक पिन होल बना दिया, वो बन गया प्राइमरी सोर्स। एक्चुअली नॉट प्राइमरी सोर्स, पर यू कैन ट्रीट इट एज अ प्राइमरी सोर्स। उसके बाद थोड़े डिस्टेंस पे और एक कार्डबोर्ड रख दिया, उसको बना दिया 2 पिन होल। ये जो 2 पिन होल थे ये ओरिजिनल पिन होल थे, सेम डिस्टेंस पे है। तो लाइट कमिंग फ्रॉम फर्स्ट पिन होल will fall on these 2 pinhole S1 and S2, and S1 and S2 will act as 2 sources of light। फिर एक रख दिया स्क्रीन, तो S1 और S2 से जो लाइट आएगा वो जाएगा स्क्रीन पे और क्या बनाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। उसके बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी हमारे पास आया, तो जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस बनाने लगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सनलाइट था इट वाज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, और हमने लिया यहाँ पे 2 स्लिट्स, नैरो स्लिट्स, और ये दोनों नैरो स्लिट्स थे एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम सोर्स एस। तो यू टेक 2 नैरो स्लिट्स, इसके लिए इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे 2 स्लिट्स है। तो यू टेक 2 नैरो स्लिट्स, क्योंकि नैरो स्लिट्स होना ये कंडीशन था 8वां, द स्लिट शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल। हाँ, तो वो कंडीशन मैंने बोला ना, एक कुछ तो कंडीशन रह गया, तो ये हो गया है कंडीशन। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्लिट्स है S1 एंड S2, सोर्स एक ही है। इसका फायदा क्या है, अगर S में कुछ भी फेज चेंज हुआ, क्योंकि होगा विद टाइम शायद वोल्टेज कम हो जाए तो लाइट भी कम होगा, तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा वो साइमल्टेनियसली कहाँ दिखेगा, S1 एंड S2 में। तो S1 और S2 पे जो लाइट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, S से। तो S1 and S2 are secondary sources and S is primary source, and light from S1 and S2 will basically fall on the screen and produce an interference pattern. And definitely light from S1 and S2 at the center will produce constructive interference, that means a bright point. So center is bright. Why? क्योंकि S1 और S2 से आने वाले लाइट ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया टू रीच द स्क्रीन, तो सेंटर इज ब्राइट। तो हमको सेंटर की तो बात करनी नहीं है, तो पता ही है हमको क्या है, वो ब्राइट है। हमको बात करनी है किसी और पॉइंट की, सम पॉइंट P, और हमको ये चेक करना है कि ये P पॉइंट ब्राइट होगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव होगा कि डार्क होगा, वो चेक करना है। तो ये P पॉइंट है, और इस P पॉइंट का सेंटर ऑफ द स्क्रीन से डिस्टेंस है x। कहां से डिस्टेंस है, कहां से है, सेंटर। कहां से है, सेंटर। तो हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये हमेशा याद रखना है इसको, क्योंकि दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। आगे नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा आगे, क्योंकि हमको फिर फाइंड करना है लोकेशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड लोकेशन ऑफ डार्क बैंड। कहां से मेजर कर रहे हो, सेंटर से। कहां से, सेंटर से। और डिस्टेंस बिटवीन 2 slits is taken to be small d, and the distance between slit and screen is taken to be capital D। फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कर लिया ड्रॉ। गुड, ये सोर्स था यहाँ पे। तुमने अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसके बाद एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप भी करोगे, S1 से स्क्रीन पे और S2 से स्क्रीन पे, इसको बोल दोगे M1, बराबर, और इसको बोल दोगे M2। ये टोटल डिस्टेंस कितना था, D। वेरी गुड, कितना था, D, बराबर ना। तो ये कितना है, D/2, और ये कितना है, D/2। यहाँ तक क्लियर। आपको कंडीशन तो ऑलरेडी पता ही है। कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना होता है, 2n+1 λ/2 या तो 2m-1 λ/2, राइट। लेकिन पाथ डिफरेंस मतलब क्या, S1p माइनस S2p। तो तुमको फाइंड, मतलब उल्टा, S2p माइनस S1p। तो आपको फाइंड क्या करना है, S2p माइनस S1p, S2p माइनस S1p। लेकिन S2p हाइपोटेन्यूज है किसका, राइट एंगल ट्राइंगल S2m2p का, और S1p हाइपोटेन्यूज है किसका, S1m1p का। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल यूज करो, पहले S2m2p ले लो। तो S2p² इज इक्वल टू S2m2² प्लस M2p², S2m2² प्लस M2p²।
S2M2 ये तो D है, कैपिटल D है, तो कैपिटल D स्क्वायर। M2P इज x प्लस डी बाई टू, यहां तक x और आगे d बाई टू, तो ये है x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। और S1P स्क्वायर ये आ जाएगा S1M1 स्क्वायर प्लस M1P स्क्वायर। S1M1 कितना है, d स्क्वायर है। M1P कितना है, x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। फिर दोनों को करोगे सब्ट्रैक्ट, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। डी स्क्वायर कैंसल, तो व्हाट यू विल गेट इज S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इक्वल टू, जब डी तो गया, फिर x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर लो, x स्क्वायर प्लस 2x डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई 4। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई 4 कैंसल, ये 2 तो वैसे भी गया, ये 2 तो वैसे भी गया, माइनस माइनस प्लस, तो S2P माइनस S1P इक्वल टू XD प्लस XD 2XD अपॉन S2P माइनस प्लस S1P, ये है पाथ डिफरेंस डेल्टा, तो 2XD। और राइट हैंड साइड के लिए S2P और S1P हम लेते हैं D, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि स्क्रीन कहाँ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो S2P और S1P अप्रोक्सीमेटली कितना है, D कैपिटल D, तो कितना आ जाएगा D प्लस D, तो D प्लस D 2D, तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा XD बाय कैपिटल D। ये आ गया आपके पास पाथ डिफरेंस ऑफ अ पॉइंट। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की तो बात ही नहीं की हमने, हम बोल रहे हैं ये पॉइंट है, P पॉइंट है, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है x, स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस x d बाई d। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तुम ये मेजर कर सकते हो, अब तुम वेव को तो बोल नहीं सकते ना रुक जाओ हमको तुम्हारा पार्ट डिफरेंस मेजर करना है, but what you can measure is x, what you can measure is small d, what you can measure is capital D, so you are bringing part difference in terms of measurable quantities, that is the idea दिमाग में क्लियर रखो। ये क्यों लाया, तो तुम मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा ना, तो जो मेजर कर सकता हूँ उसके टर्म्स में चाहिए। अब बोलोगे चलो अब मिल गया, अब बोलोगे कि चलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा बताओ, ओ तो हमको पता है कब होता है n लैम्डा, लेकिन तुमने डिराइव क्या किया, क्या डिराइव किया बताओ, x स्मॉल d बाय कैपिटल D, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड क्या होगा सेम, देयरफॉर यू हैव x d बाय कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा, देयरफॉर x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। लेकिन कंस्ट्रक्टिव के एक ही पॉइंट पे होगा नहीं, अलग अलग जगह पे होगा, तो xn वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। nth ऑर्डर ब्राइट, जैसे 0th ऑर्डर ब्राइट सेंटर पे होता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, सेंटर के दोनों साइड पे जाता है, सेंटर पे ब्राइट, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, सेकंड ऑर्डर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, थर्ड ऑर्डर ब्राइट, तो n इज द ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव, ये तो तुमको पता ही है, 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 या तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई, but this is xd by d, therefore xd by d equal to 2m minus 1 lambda by 2, so therefore x equal to 2m minus 1 lambda d by 2d, और mth है तो x m। क्लियर। अब आपको लोकेट करना है कि एग्जैक्टली कहां कहां पे ब्राइट बैंड बने और एग्जैक्टली कहां पे डार्क बैंड बन गए। तो n का पहला वैल्यू है 0, तो 0 मतलब सेंटर पे बनेगा, फिर है 1, फिर लैम्डा डी बाई डी पे बनेगा, फिर 2 लैम्डा डी बाई डी पे बनेगा, फिर 3 लैम्डा डी बाई डी पे बनेगा, और 2 ब्राइट के बीच में डार्क होता ही है, तो लैम्डा डी बाई 2d पे आना ही चाहिए, तो पुट m इक्वल टू 1, क्योंकि m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, लैम्डा डी बाई 2d, तो पहला डार्क बन गया लैम्डा डी बाई 2d, मतलब 2 ब्राइट के बीच में बन गया डार्क,
फिर आएगा 2 डालोगे तो 3 लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d। तो देखो इन दोनों के बीच में बन गया डार्क। फिर आ जाएगा 5 लैम्डा डी बाई 2d एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर, राइट। इसके बाद है फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ। तो ये जो अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड बने, ये जो हमारे पास अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड बनेंगे, ये अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड का विड्थ होता है सेम, और इसके विड्थ को क्या बोलते हो? फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हो? फ्रिंज विड्थ। तो मैं पहले तो सेंटर को मार्क डाउन करूंगा, दिस इज सेंटर। अभी देखो बुक टू बुक है ना, डेफिनेशन अलग है। कोई बुक में बोलते हैं द विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड और डार्क बैंड इज फ्रिंज विड्थ, किसी में बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वन डार्क बैंड टू द सेंटर ऑफ कंसेक्यूटिव डार्क बैंड इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। ऐसा बोलने के पीछे रीजन बहुत सिंपल था, ये हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। अगर तुम इसको मैग्नीफाई करके नहीं देखते तो तुमको बहुत क्लोजली स्पेस्ड बैंड्स मिलते। मतलब तुम सेंटर टू सेंटर जब मेजर करोगे तो सेंटर टू सेंटर मतलब ही एक बैंड का विड्थ, बराबर। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा डिफाइन किया, डजंट मैटर। चलो ठीक है, तुमको इतना तो पता ही लग गया। अब क्या पता लग गया? इस डिस्टेंस को तुम क्या बोलते हो? एक्स एन, बराबर ना। डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हो? सेंटर से। और तो डार्क बैंड का एक्स एन बोलते हो कि एक्स एम बोलते हो? एक्स एम, राइट। फिर ये अगला वाला डार्क बैंड है, तो ये कौन है? एक्स एम प्लस 1। तो डार्क, दो कंसेक्यूटिव डार्क बैंड का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब कौन मिलेगा? विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड। कौन मिलेगा? विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड। तो तुमको अगर विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड फाइंड करना है, इसको मैं डिनोट करूंगा बीटा से। किससे? बीटा से। तो वी आर स्टडिंग फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या आएगा? एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम। एक्स एम तो पता ही है, 2m माइनस 1 लैम्ब्डा डी बाई 2d। सिर्फ m की जगह पे क्या लिखोगे? m प्लस 1। तो 2m प्लस 1 माइनस 1 मतलब 2m प्लस 2 माइनस 1। अरे m की जगह पे क्या लिखोगे? m प्लस 1। तो 2m प्लस 2 माइनस 1, तो 2m प्लस 1 लैम्ब्डा डी बाई 2d। इसमें से लैम्ब्डा डी बाई 2d आ जाएगा कॉमन। क्या बचा? 2m प्लस 1 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 1। 2m हो गया कैंसिल, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 टू 2 भी हो गया कैंसिल। तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ये आ गया फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड। डार्क के लिए ब्राइट के कंडीशन यूज करने, डार्क बैंड के विड्थ के लिए ब्राइट के यूज करने, ब्राइट के लिए डार्क के यूज करने, और दोनों का विड्थ आता है सेम। तो यू हैव एग्जैक्टली द सेम फ्रिंज विड्थ। तो इसके आगे का अब होगा कल।